आज की इस क्लास से हम कक्षा 10वीं की विज्ञान की जो प्रश्न बैंक 2022 और 23 के लिए जारी की गई है, उसका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि 2 अंक वाले प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। पहला है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। क्या बोल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने देखा होगा बर्फ का जमना, ध्यान से समझिएगा, बर्फ का जमना, लकड़ी को जलती हुई आपने जरूर देखा होगा, लकड़ी का जलना, और एक है बादल से पानी बरसना। या पानी या फिर बारिश होना। यहाँ पर ये जो 3 एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये ऊष्माक्षेपी के उदाहरण ही है। जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ जब जमता है तो मतलब वहां ठंडा होता है पानी बहुत ज्यादा। तो जब ठंडा होगा तो यानी कि उसके अंदर की जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो बाहर निकलेगी। जिस तरह लकड़ी जलती है तो भी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। बारिश होती है तो वहां भी ठंडा, जो धरती है उसको ठंडी करता है, तो उससे पहले बहुत ज्यादा मात्रा में भाप निकलेगी। यानी कि ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसे ही हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा आप कैसे देंगे, तो यहां पर देखिएगा, यहां से इसका आप परिभाषा लिखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप वही एग्जाम्पल यहां से लिख दीजिएगा। ये रासायनिक समीकरण कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलता है कि रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ लिखना पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं बर्फ का जमना, लकड़ी का जलना, और बारिश, बादल से बारिश होना। ये सब क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ठीक है भैया। चलिए अगला जो है प्रश्न क्या बोल रहा है, वहां देख लेते हैं। अगला बोल रहा है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी ऊष्मा उत्सर्जन करने वाले। अब जो अपने अंदर ऊष्मा को लेंगे, ग्रहण करेंगे, वो कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जल से वाष्प बनना, वाष्प बनना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, ध्यान से समझिए, बर्फ का पिघलना यानी कि देखिए बर्फ कब पिघलेगा, जब उसको गर्मी दी जाएगी, यानी कि ऊष्मा उसने ग्रहण की। ठीक में, उस वो जो बर्फ ज्यादा ठंडा है, तो उसमें जब हम गर्मी देंगे तो यानी कि वो बर्फ, गर्मी उसके अंदर जा रही है, तभी तो वो पिघल रहा है। उसी तरह जो पानी है उसमें गर्मी जा रही है, तभी वहां वाष्प बन रहा है। तो हम कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया कि वे अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि वह ग्रहण की जा रही है, यानी जिसमें उष्मा का ग्रहण की जाएगी अर्थात अवशोषण की जाएगी, वहां कहलाएगी आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल ये हो गया, और परिभाषा आप यहां से बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है भैया। ये देखिए कि वे अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा या होता है, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए ये रासायनिक समीकरण है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उष्मा, यानी कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा दी जाती है तो आपका बिना बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल मत लिखिएगा आप, भले ही आप तो ये सरल और सिंपल एग्जाम्पल लिखिएगा, जल से वाष्प का बनना और बर्फ का पिघलना। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आने वाले भी हैं। देखिए यहां से श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊष्मा
छेपी का मतलब क्या है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये श्वसन भी एक तरह की क्या है, मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल वाष्प निकलेगी एवं उष्मा एटीपी के रूप में निकलती है। गौर करिएगा, क्या निकल रही है, उष्मा, जिससे उष्मा निकले वो कहलाएगी उष्मा छेपी। बस इस कारण से ही इसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं उष्मा एटीपी के रूप में निकलती है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को आप अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे कि जिसमें अभिकारक जो होगा, यहां देखिए सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ क्या विलयन अवस्था में है, तो आपस में अभिक्रिया करेंगे, कौन करेंगे, जो अभिकारक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, जब दो अभिकारक मिले, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और सोडियम क्लोराइड का विलयन है, इन दोनों के विलयन को आपस में जब क्रिया कराई गई तो इन्होंने क्या बनाया, देखिए विलयन थे तो कौन सी अवस्था में आई, ठोस अवस्था में बनाई। तो एक अविलेय ना घुलने वाला, जब दो मिलियन आपस में क्रिया करेंगे और एक ना घुलने वाला अवक्षेप यानी कि अविलेय ठोस उत्पाद बनाएंगे, उसी को कहेंगे, या जो प्रक्रिया होगी बनने की, इसी को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जो ये विलयन बना था इसमें क्या हुआ, ठोस के कण अवक्षेपित हो गए, बस इस क्रिया को कहा अवक्षेपण। उदाहरण आप यहां से बढ़िया से दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहेंगे, तो इसका भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर सारे के नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सिर्फ बड़े ही ध्यान से और लगन से देखना है। देखिए, यह है विस्थापन अभिक्रिया, देखिएगा, जिसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यौगिक से मतलब, देखिए एग्जाम्पल को यहां से समझिएगा। देखिए यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं Zn प्लस CuSO4। इसमें क्या हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है। ये जो जिंक है इस कॉपर को हटा देगा और इसकी जगह ग्रहण कर लेगा, तो क्या बनेगा, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह पर Zn, तो ZnSO4 और प्लस क्या बाहर रह गया, कॉपर। बस यही अभिक्रिया है आपकी विस्थापन। क्या हो रहा है इसमें, तो एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया विस्थापन अभिक्रिया। तो उन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक ही उदाहरण लिखना है आपको, ये एग्जाम्पल बढ़िया से लिख दीजिएगा। ठीक है भैया, अगला इसी में पूछा गया है कि देखिए पूछ क्या रहा, वो विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर, तो हमने विस्थापन अभिक्रिया का इतना लिख दीजिएगा, और अंतर के लिए द्विविस्थापन अभिक्रिया भी याद होनी चाहिए हमको, तो यहां पर से द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें कितने अभिकार तत्व हैं, दोनों तत्व उनके यौगिकों को आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच किनका आदान प्रदान हो रहा है, केवल आयनों का। क्यों, देखिए यहाँ पर धन आयन है, यहाँ पर ऋण आयन है, ये भी धन है और ये भी ऋण है, तो ये जो बी है इसके ऋण को ले लेगा, यानी कि BaSO4 बन गया, और ये Cl2 यानी इसके पास चला जाएगा Na2 के बाद, तो ये बन गया आपका NaCl। ठीक है भैया,
चलिए यहाँ पर संतुलित है। तो ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। अब रही बात अंतर की, देखिए एग्जाम्पल परीक्षा में इस तरह से भी पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब अंतर किस तरह से लिखेंगे, वहां अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इतना लिख दीजिएगा। फिर आगे लिखिएगा जबकि, जबकि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। बस इतना ही काफी है, ये एक अंतर के लिए, ठीक है। 2 नंबर में पैटर्न में पूछा भी गया है। देखिए अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है वहां है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। ये यहां पर है, देखिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। किसके लिए, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है, तो विकृत गंधिता को समझिए पहले, छोटी सी परिभाषा, थोड़ी सी देर में समझ में भी आ जाएगी। देखिए आपने पापड़ों को देखा होगा, चिप्स देखी होगी, ठीक है भैया, नमकीन देखा होगा। ये क्या करते हैं, ये थोड़े देर तक तो स्वादिष्ट रहते हैं यदि खुला यदि है तो, अब थोड़ी देर के बाद में ये इनका स्वाद और गंध बदल जाएगा, बस वही आपकी कहलाएगी विकृत गंधिता। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, इस घटना को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। उदाहरण है पापड़, चिप्स और नमकीन। तो बस इसको रोकने के लिए ही नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, यानी कि हवा भरी जाती है। चिप्स और पापड़ या फिर कोई भी आपने देखा होगा उनमें जिनमें हवा भरी हुई आती है, वहां हवा ऑक्सीजन नहीं है, वहां कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो तेल एवं वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे और अधिक समय तक यदि रहेंगे तो वहां उपचयित हो जाएंगे, और उपचयित होकर क्या करेंगे, अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। इसलिए इससे बचाने के लिए इन्हें कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस इनमें भरी जाती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के सहारे इन्हें समझते हैं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की यदि आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया की तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और उदाहरण देखते हैं, H2O। जब इस जल में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, किसका, विद्युत धारा का। अब जैसे विद्युत धारा का प्रवाह इसमें किया गया तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा क्योंकि 2 चीजों से मिलकर बना है, और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसे संतुलित कर लीजिएगा, तो संतुलित जब करेंगे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो यहाँ पर भी 2 का गुना करना पड़ेगा, और जब ये 2 का गुना हुआ तो यहाँ पर 4 हो गया, इसलिए ये संतुलित, तो ये तो याद होगा आपको, ठीक है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल हैं इनमें आप गौर से देखिए, इधर वाले भाग को हम कहते हैं अभिकारक, इस हिस्से को कहेंगे हम उत्पाद, और जिसमें एक चीज है, एक मतलब ये है, तो ये कहलाएगा आपका एकल, तो ये कहलाएगा आपका एकल अभिकारक। और यहां पर देखिएगा ये उत्पाद अकेला है, तो यहाँ पर एकल उत्पाद है। कौन सा उत्पाद कहलाएगा, ये एकल उत्पाद। तो बस परिभाषा यहीं से ही है, ये ऊपर का जो है संयोजन अभिक्रिया है और नीचे की जो है वियोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब है टूटना। शब्दों को ध्यान से समझिएगा, संयोजन का मतलब होगा जुड़ना और वियोजन का मतलब होगा टूटना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, जुड़े को बोलेंगे हम संयोग, ठीक है।
तो इसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और कितने उत्पाद बना रहे हैं, एकल यानी एक, और एकल उत्पाद बनाते तो इसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। और जब एकल अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम में आप किस तरह से लिखेंगे वहां देखिएगा। देखिए ये प्रश्न आपका यहां से पूछा गया है ये, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एग्जाम्पल यहां से लिखिएगा, क्योंकि बोल रहा है कि इनके समीकरण भी दीजिएगा, तो समीकरण यहां से दे दीजिएगा जो मैंने आपको भी बता भी दिए हैं। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए सोडियम जो होती है वहां अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा आप इसको नोट में भी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। यहाँ ऑक्सीजन के संपर्क में आते से ही तुरंत आग पकड़ लेती है। बस इस दुर्घटना से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आप लिखिएगा किस तरह से, अब लिखिएगा कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यदि हम इसे वायु में खुला छोड़ दें, यदि हम इसे वायु में खुला छोड़ दें तो यहाँ वातावरण में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उससे क्रिया कर लेगी और आग पकड़ लेगी। बस इससे बचने के लिए ही सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबिन में क्या होता है, यह है मैग्नीशियम, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड O2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन लेता है, और ये एक धुंधली परत होती है। संतुलित कर लीजिएगा इसे, दो यहाँ पे दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये धुंधली परत जम जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बस इस धुंधली परत को हटाने के लिए, मतलब जिसे धूल जम जाता है ना उस तरह से, इस परत को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम रिबिन को वायु में जलाने से पूर्व क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये नोट्स आप यहां से इसके लिखिएगा। मैग्नीशियम रिबिन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक मतलब ना हटने वाली परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए ही इसे साफ किया जाता है। यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। प्रश्न आता है आपका कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, यहां से आप बढ़िया से कवर करिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का तो उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होगा। अब उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं, इसको आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने जब रेडॉक्स अभिक्रिया एक पर्सनल वीडियो बनाया गया इसके लिए उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो लंबा बहुत बन रहा है इसलिए थोड़े छोटे छोटे शब्दों में बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का तो उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होगा उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल होगा CuO, यानी कि एक का तो क्या हो रहा है उपचयन और दूसरे का अपचयन। यहाँ से एक एग्जाम्पल आप ये लिख दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए इसको अच्छे से जानने के लिए आप वीडियो सर्च भी कर लीजिएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, 25 तक क्वेश्चन है 2 अंक के, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में 3 अंक के क्वेश्चन आ गए हैं, तो एक वीडियो में बना पाना संभव नहीं है। तो इसलिए अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो आशा करता हूं कि यहाँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे, देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है,
यदि आपने ये नहीं देखे हैं, सही विकल्प नहीं देखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से कवर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। सारी प्रश्न बैंक में का टोटल वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आने लायक है, जो आते हैं, यदि आपको वास्तव में टॉप करना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।